नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास जो है वो हम जीव विज्ञान हिंदी वर्ग के लिए क्लास 12th में 11th का जो चैप्टर हमने शुरू कर रखा था श्वसन, उसके बारे में ही हम आगे बढ़ेंगे। आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट की लाइव क्लास जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं, लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यू होने के कारण से आज की क्लास जो है आपके लिए लाइव क्लास नहीं देकर एक रिकॉर्डेड क्लास जो है या रिकॉर्डेड क्लास का वीडियो जो है वो आज आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। अगली क्लास में ये इश्यू जैसे ही सॉल्व होता है हम लाइव क्लास जो है बाकी सब्जेक्ट की तरह से लेना शुरू कर देंगे। तो आज की क्लास या अब तक के लिए जो व्यवधान रहा आपके क्लासेस में उसके लिए खेद या माफी चाहूँगा। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो श्वसन, ये 11 का जो अध्याय हम पढ़ रहे थे इसमें हमने पढ़ा था श्वसन वो प्रक्रिया है जिसमें श्वसन क्रियाधार जो मुख्य रूप से ग्लूकोज यानी C6 से H12O6 होता है, इसका अपघटन किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके लिए 6 ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और इससे 6 कार्बन डाइऑक्साइड में ये विभाजित हो जाता है। साथ में 6 जल के अणु भी प्राप्त होते हैं, प्लस मुख्य रूप से 38 ATP अणु जो प्राप्त होते हैं, जो ऊर्जा के रूप में प्राप्त होते हैं, जिससे सभी जैविक क्रियाएं शरीर में होने वाली जो है वो संपन्न होती हैं। ऐसी प्रक्रिया जो है वो श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। श्वसन की क्रिया में हमने पढ़ा था श्वसन की क्रिया अलग अलग चरणों में होती है, ये समीकरण एक साथ नहीं होता। श्वसन की क्रिया में सबसे पहले ग्लूकोज जो है ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया से गुजरता है और ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में इस ग्लूकोज अणु का अपघटन जो है वो होता है पायरुविक अम्ल में। तो पायरुविक अम्ल के अणु प्राप्त होते हैं 2। फिर ये पायरुविक अम्ल के अणु जो हैं वो संयोजक अभिक्रिया या चैन रिएक्शन के थ्रू क्रेब्स चक्र में प्रवेश करते हैं और क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने के बाद में इन पायरुविक अम्ल के जो 3 कार्बन वाले हैं इनका पूरी तरह से अपघटन होता है और अंत में हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जो हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। साथ में इसमें प्राप्त हुआ था NaDH2 प्लस से FADH2। यहाँ तक की प्रक्रिया हमने पढ़ ली थी। अब क्रेब्स चक्र के अंत तक हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन 38 अणु ATP के या ऊर्जा के जो हैं वो पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुए। तो ये अणु यानी ATP की प्राप्ति जो है वो अभी तक नहीं हुई। NaDH2 FADH2 प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ पर हमने श्वसन का जो ये समीकरण लिखा है इसका हमने कहीं पर जिक्र नहीं किया। तो किस तरह से ये ATP अणु जो है उनकी प्राप्ति होगी वो हम आज आगे पढ़ेंगे, जो अगली प्रक्रिया में होता है जिसको हम कहते हैं ETS, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र जो है इसको हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, शॉर्ट में इसको हम ETS ही कहेंगे, बार बार अलग ये नाम नहीं लेंगे। तो ETS को जब हम यहाँ पर पढ़ें तो उसके लिए ध्यान में रखें ETS ये भी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र की तरह से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है एग्जाम पॉइंट व्यू से भी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण भी कह सकते हैं या ट्रांसपोर्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र भी हमें कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, सबसे पहले इसके स्थान की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहां पर संपन्न होता है, तो उसके लिए हमने देखा था स्थान जहां पर श्वसन की प्रक्रिया होती है वो हमने पढ़ा था, वो होता है कोशिका में। कोशिका में जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का पहला जो चरण है ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस जो है वो होता है कोशिका द्रव्य में संपन्न। फिर उसके बाद में कोशिका में एक महत्वपूर्ण कोशिकांग पाया जाता है जिसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो भीतरी भाग है इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। क्रेब्स चक्र जो है वो यहाँ पर इस मैट्रिक्स में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर, और क्रेब्स चक्र जो है वो होता है मैट्रिक्स में यानी माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में, क्रेब्स चक्र
मैट्रिक्स में होता है। अब बात करते हैं एटीएस की। एटीएस कहाँ होता है? एटीएस भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इस स्थान पर। ये जो स्थान है यहाँ पर होगा, ये स्थान है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली, ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली जो है वहां पर ये प्रक्रिया, एटीएस की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। किस प्रकार से, इसको हम अभी पढ़ेंगे। एटीएस में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में, जैसा कि नाम से पता चलता है, इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है एक विशेष तंत्र में। तंत्र जो है वो कई सारी अलग अलग घटकों से मिलकर बनता है। यहाँ पर ये जो घटक हैं वो इसे माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर पाए जाने वाले वे घटक जिनमें इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है उनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही पाए जाते हैं, और ये विभिन्न ग्राही जो हैं वो मिलकर, एक साथ मिलकर संकुलों का निर्माण करते हैं, और ये कुल मिलाकर 5 संकुल बनाते हैं। 5 संकुल ये बनाते हैं। तो एटीएस की प्रक्रिया को हम पढ़ें तो उससे पहले जो 5 संकुल हैं उनको ध्यान में रखें। कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंतः झिल्ली पर होगा, जिसमें विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही 5 संकुलों की तरह से कार्य करते हैं। इन 5 संकुलों में विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही मिलेंगे। फर्स्ट, पहला जो संकुल है, कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको अंग्रेजी में, फर्स्ट या प्रथम संकुल। इस प्रथम संकुल का निर्माण होता है, या इसमें पाए जाते हैं NAD और FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जो एक आयरन सल्फर प्रोटीन अणु के रूप में कार्य करता है। सेकेंड, दूसरा जो संकुल है वो बनेगा FAD और UQ, यूबे क्विनोन से। तीसरा संकुल, थर्ड संकुल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे वो साइटोक्रोम के सिस्टम के रूप में रहेंगे, साइटोक्रोम में B और साइटोक्रोम में C1। इसमें साइटोक्रोम C जो है वो एक चल, मोबाइल, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करता है, चलकर इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करता है, उस प्रकार का एक इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा। चौथा जो संकुल है उसमें भी साइटोक्रोम तंत्र ही पाए जाते हैं, या साइटोक्रोम अणु ही पाए जाते हैं, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। और एक 5वां जो संकुल है वो एटीपेज एंजाइम की तरह से काम करता है। एटीपेज एंजाइम की तरह से ये काम करेगा जो एटीपी अणुओं का निर्माण करता है। तो इन संकुलों को बस ध्यान में रख लें, थोड़ा सा याद कर लें, आगे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की जो प्रक्रिया है वो समझनी जो है वो आसान हो जाएगी। तो उसको हमें अभी यहाँ पर समझते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में हमने बनाया था, वैसे ही इसका रेखा चित्र जो है वो बनाते हैं। इसके लिए आप मानकर चलें कि ये जो है एक ऐसे ही आउटलाइन हम बना लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ये आंतरिक झिल्ली, तो ये इसको हमने इतना बड़ा बनाया है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की मोटाई ये इतनी है। इस आंतरिक झिल्ली के भीतर की तरफ है मैट्रिक्स, जिसमें क्रेब्स चक्र के कारण से NADH2 या FADH2 वगैरह जो हैं वो बने थे। तो यहाँ पर NADH2 जो है वो उपस्थित है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ। इसके भीतर की तरफ यानी इस तरफ है यहाँ पर मैट्रिक्स, और बाहर की तरफ है ये स्थान, बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच का स्थान, जिसे हम कहेंगे अंतः झिल्लीय अवकाश। तो यहां पर अंतः झिल्लीय अवकाश जो है वो उपस्थित है। अब यहां पर ये जो NADH2 है, इससे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो है इसकी शुरुआत होती है। तो NADH2 जो यहां पर NAD, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जब इसके साथ में H2 जुड़ा है, सही रूप में ये इस तरह से लिखा जाता है NADH+H+, यानी ये अपचयित अवस्था में है।
किसी भी अणु के साथ में जब हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो उसका अपचयन हो जाता है। तो ये अपचयित NaDH2 जो है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये बना लेगा NAD। और इसने जो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का त्याग करना ही अपचयन कहलाता है। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों त्याग दिए, 2 प्रोटॉन त्याग देता है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्यागता है और इस अवस्था में आ जाता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसको ग्रहण कर लेता है इसी संकुल में उपस्थित एक दूसरा अणु जो है FAMAN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और ये अपचयित अवस्था में आ जाता है, FMNaH2 अवस्था में आ जाता है। ध्यान रखें, ये अपचयित अवस्था से ऑक्सीकृत अवस्था में आया, यानी इसका तो हुआ ऑक्सीकरण, तो बदले में इसका हो गया अपचयन, और ये इलेक्ट्रॉन भी इसके पास में आ गए और ये हाइड्रोजन आयन जो है वो भी इसके साथ में जुड़ गए। हाइड्रोजन आयन हम यहाँ पर मानकर चलेंगे, केवल इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ गए। मुख्य रूप से स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन का ही होता है, हाइड्रोजन जो है वो मैट्रिक्स में छोड़ दिए गए। अब इसके बाद में FMN जो है ये अपचयित अवस्था से ये भी ऑक्सीकृत अवस्था में आता है और इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और इलेक्ट्रॉन दूसरे संकुल में जो अणु उपस्थित होता है FAD को ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और FAD अपचयित अवस्था में आकर FADH2 में रूपांतरित हो जाता है। फिर इसका भी यहाँ पर आगे ऑक्सीकरण होगा और FADH2 से FAD बनेगा, लेकिन ये इसी संकुल में उपस्थित दूसरा जो अणु है, दूसरा अणु यहाँ पर उपस्थित है यूबिक्विनोन UQ, इसको ये अपचयित अवस्था में ला देता है। तो इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ इसमें, और इसका हो गया अपचयन। अब ये फिर से ऑक्सीकृत होगा, तीर के निशान को ध्यान में रखें, इसका ऑक्सीकरण, इसका अपचयन, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण तो इसका अपचयन, फिर इसका ऑक्सीकरण तो इसका अपचयन। अब ये अगले तंत्र में प्रवेश करता है, अगले तंत्र में है साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी में जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है उसका हो जाता है अपचयन, फिर इसका ऑक्सीकरण होता है तो साइटोक्रोम में C1 जो है इसमें ये प्रवेश करता है और इसका हो जाता है यहाँ पर अपचयन। फिर इसका ऑक्सीकरण होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा तो अगला जो तंत्र है उसमें है साइटोक्रोम ए। साइटोक्रोम ए जो है इसका यहाँ पर हो जाएगा अपचयन, फिर इसका ऑक्सीकरण होगा तीर के निशान में, एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन, एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन, ये आ गया अब साइटोक्रोम A3 में, और साइटोक्रोम A3 जो है इसका यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन जो है वो यहाँ पर हो गया। अब साइटोक्रोम A3 का जैसे ही अपचयन हुआ, इस तरफ जो तीर के निशान दिखाते हैं वो ऊपर की ओर वो दिखा रहे हैं किसको, अपचयन को, तो इसका अपचयन हुआ लास्ट में। अब एक बार फिर से देख लें, यहाँ पर ये अलग अलग तंत्र, ये हैं संकुले फर्स्ट के अणु, ये दोनों हैं संकुले सेकेंड, ये बनाते हैं संकुले थर्ड, और ये बनाते हैं संकुले फोर्थ। तो इस तरह से ये 4 संकुल यहाँ पर बने हुए हैं। इसका सबसे पहले शुरुआत होती है NaDH2 से, जिसका ऑक्सीकरण हुआ तो इसने इसका अपचयन कर दिया, इसका ऑक्सीकरण हुआ तो इसका अपचयन हो गया, इसका ऑक्सीकरण हुआ तो इसका अपचयन, इसके बाद में ऑक्सीकरण अपचयन, इस तरह से ये प्रक्रिया जो है वो लगातार चलती जाती है, और लास्ट में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम A3 पर आ गए। अब साइटोक्रोम A3 जो है वो वापस ऑक्सीकृत अवस्था में आता है। जब ये ऑक्सीकृत अवस्था में आता है तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आए, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और अब ये जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट में वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त हो जाएंगे। अंत में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त होते हैं, इनको ग्रहण करता है यहाँ पर आधा अणु ऑक्सीजन का,
हाफ O2 अणु जो है वो इन्हें प्राप्त कर लेता है। साथ में NaDH2 से या FADH2 के ऑक्सीकरण से जो हाइड्रोजन आयन मुक्त हुए थे या प्रोटॉन आयन मुक्त हुए थे वो भी यहाँ पर इस ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो 2 हाइड्रोजन आयन जो हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और आधा अणु ऑक्सीजन का यानी O और 2 प्रोटॉन आयन ये दोनों मिलकर जो हैं वो बनाते हैं H2O, जल के अणु का निर्माण कर लेते हैं, एक जल का अणु ये बना देते हैं। तो इस प्रकार अंत में एक जल के अणु का निर्माण होता है एक NaDH2 से। अब यहाँ पर हम देखें कि ऊर्जा या एटीपी के अणुओं की प्राप्ति कहाँ हुई या संकुल फिफ्थ कहाँ आया। तो 5वां जो संकुल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर उपस्थित है इन इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के बीच बीच में, और वो यहाँ पर एटीपी का निर्माण करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक अणु से दूसरे अणु पर जाते हैं तो उन अणुओं के ऊर्जा स्तर में जो अंतर है उस अंतर के बराबर ऊर्जा जो है वो बाहर मुक्त होती है, और ये बाहर मुक्त होने वाली ऊर्जा जो है वही एडीपी के साथ में एक फॉस्फेट और जोड़कर उसे एटीपी में बदल देती है। तो ऊर्जा अंतराल या ऊर्जा का जो अवकाश है उसके कारण से मुक्त होने वाली ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन परिवहन के कारण से उत्पन्न होती है वह एटीपी बनाती है। और ये एटीपी, ये ऊर्जा अवकाश जहां पर एटीपी बनते हैं ये 3 जगह आता है। एक इस स्थान पर एटीपी बनता है, एक इस स्थान पर एटीपी का निर्माण होता है, और एक तीसरा ये जो स्थान है यहां पर एटीपी का निर्माण होता है। तो इस तरह से एक NaDH2 के अंत में एक NaDH2 का जो ऑक्सीकरण होता है उससे जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ उसने ऑक्सीजन के साथ जुड़कर जल के अणु का निर्माण किया और बीच में 3 जगहों पर एटीपी का निर्माण कर दिया। तो इस कारण से एक NaDH2 अणु जो है वो हम ये कह सकते हैं कि एक NaDH2 अणु जो है वो कितने एटीपी बनाता है, 3 एटीपी बनाता है। अब यहाँ पर ये हम एक NaDH2 की बात कर रहे हैं, जबकि हमने शुरुआत में देखा था ग्लूकोज का, एक ग्लूकोज का जो अपघटन होता है उससे कुल मिलाकर 10 NaDH2 हमें प्राप्त होते हैं। 10 कैसे, एक बार फिर से ध्यान में रखें ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को। ग्लाइकोलाइसिस में 2 NaDH2 अणु हमें प्राप्त हुए थे, ये ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का अपघटन होता है, 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं, 2 एटीपी भी प्राप्त होते हैं और 2 NaDH2 यहाँ पर प्राप्त होते हैं। साथ में 2 जो योजक अभिक्रिया थी जिसमें पायरुविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम A में बदलता है, वहां पर भी 2 NaDH2 अणु बने थे। और क्रेब्स चक्र के चौथे चरण में कुल जो 10 चरण थे उनमें से चौथे चरण में, छठे चरण में और 10वें चरण में हमें 3 जगहों पर 2-2 यानी कुल मिलाकर 6 NaDH2 अणु जो हैं वो प्राप्त हुए थे। टोटल हो गए 10 NaDH2। तो इसको ध्यान में रखें, ये 10 NaDH2 अणु जो बने हैं वो ETS के थ्रू एटीपी का उत्पादन करते हैं। एक NaDH2 से 3 एटीपी बनते हैं, तो 10 NaDH2 से कितने बन जाएंगे, 10 गुणा 3 यानी 30 एटीपी। तो 30 एटीपी अणु यहाँ पर NaDH2 से प्राप्त होते हैं। अब क्रेब्स चक्र में ध्यान में रखें, क्रेब्स चक्र में जहां 6 NaDH2 अणु प्राप्त हुए थे वहीं पर 8वें चरण में हमें एक FADH2 अणु भी प्राप्त हुआ था, और 2 अणुओं को मानकर चलें तो 2 अणु प्राप्त हुए थे। तो 8वें चरण में 2 FADH2 भी प्राप्त हुए थे, तो 2 FADH2 ये प्राप्त हो गए। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखें तो FADH2 अणु से भी एटीपी की प्राप्ति होगी। अब FADH2, एक FADH2 से कितने एटीपी बनते हैं उसको देखें, उससे बनते हैं 2 एटीपी। अब NaDH2 से 3 बने, FADH2 से 2 ही क्यों? क्योंकि FADH2 भाग कहाँ से लेता है, संकुल सेकंड से, दूसरे संकुल से इसकी शुरुआत होती है। तो पहला ये जो एटीपी यहाँ बनना चाहिए तो वो तो बना ही नहीं, आगे 2 एटीपी यहीं पर बनेंगे, तो यही 2 एटीपी प्राप्त होते हैं FADH2 से। अब कुल मिलाकर FADH2 अणु थे हमारे पास कितने क्रेब्स चक्र में, 2, तो यहाँ पर ये 2 भाग लेंगे तो एटीपी बन जाएंगे 2 दूनी 4, 4 एटीपी यहाँ पर बन गए। तो इस तरह से ETS में हमें 34 एटीपी अणुओं की प्राप्ति हो गई, जबकि हमने यहाँ पर लिखा है 38 एटीपी। इसको भी ध्यान में रखें,
34 एटीपी अणु जो हैं वो क्रेब्स चक्र के, प्लस 2 एटीपी अणु जो हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के, उसमें भी हमें सीधे सीधे मिले थे, और 2 एटीपी अणु जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं 2 जीटीपी अणुओं से। 2 जीटीपी अणु बने थे कहां पर? क्रेब्स चक्र में, और 1 जीटीपी बराबर होता है 1 एटीपी के, तो 2 जीटीपी बराबर हो गए 2 एटीपी, यानी 34, 2 36 और 2 38 एटीपी अणुओं की कुल मिलाकर हमें यहां पर प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से एटीएस के अंत में ये 38 एटीपी अणु हमें प्राप्त हो जाते हैं, और साथ में जल के अणुओं की भी प्राप्ति हो जाती है। अब यहां पर देखें, इससे समीकरण को हम एक साथ अब देखते हैं। ग्लूकोज का अपघटन हुआ ग्लाइकोलाइसिस में, और फिर क्रेब्स चक्र में पूरी तरह से हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित हो गया। ऑक्सीजन काम ना तो ग्लाइकोलाइसिस में आई ना ही क्रेब्स चक्र में आई, ऑक्सीजन काम में आई है यहाँ एटीएस में, अंत में जाकर ये ऑक्सीजन काम में आई है। अब ऑक्सीजन के 6 अणु कैसे, चलो इसको देखते हैं। एक NaDH2 या FeDH2 के ऑक्सीकरण के लिए आधे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, आधे O2 की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर 10 और 2 12 हैं, तो 12 के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 6 ऑक्सीजन की। एक के लिए चाहिए आधा, यानी एक NaDH2 के लिए चाहिए 0.5, तो 12 के लिए कितने चाहिए? 0.5 गुणा 12 यानी 6, तो 6 O2 की यहां पर जरूरत पड़ती है। एक NaDH2 से 2 प्रोटॉन मुक्त होते हैं, तो टोटल 10 और 2 12 FeDH2, टोटल कितने प्रोटॉन मुक्त होंगे? 24, तो 6 और एक इलेक्ट्रॉन भी घूम घूम कर कितने आएंगे? 24, तो कुल मिलाकर जल के अणु कितने बनेंगे? 12। ये 12 जल के अणु प्राप्त हुए, जबकि हमने यहां पर 6 लिखा है। तो 6 जल के अणु जो है वो क्रेब्स चक्र में खर्च हुए थे, 6 जल के अणु क्रेब्स चक्र में खर्च हो जाते हैं, और 12 जल के अणु यहां पर प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर प्राप्ति कितने की हुई? 6 जल के अणुओं की। तो यहां पर ऑक्सीजन का उपयोग और जल के अणुओं की प्राप्ति, और कुल मिलाकर 38 एटीपी, जिसमें से 2 2 4 तो पहले ही मिल गए थे, लेकिन 34 बचे हुए एटीपी जो है वो इस ईटीएस में ही संपन्न हुए या ईटीएस में ही प्राप्त हुए हैं। इस तरह से ईटीएस के अंत में यहां पर श्वसन की ये जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है या पूरी होती है, और उसके थ्रू जो है वो हमें 38 एटीपी अणुओं की प्राप्ति हो जाती है। अब इन तीनों को ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और एटीएस, इन तीनों का सार जो है वो हम यहां पर देखते हैं, और इनको मिलाकर इस समीकरण की हम प्राप्ति करते हैं। सबसे पहले देखें ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है उसमें क्या हुआ था? उसमें ये काम में आया था ग्लूकोज का अणु, और साथ में मिले थे हमें 2 पायरुविक अम्ल के अणु, और प्लस में 2 NaDH2 और प्लस में 2 ATP, ये भी प्राप्त हुए थे। अब इसके बाद में क्रेब्स चक्र में ये दोनों पायरुविक अम्ल के अणु जो हैं, पायरुविक अम्ल के अणु काम में आए, योजक अभिक्रिया को हम साथ में शामिल कर रहे हैं। पायरुविक अम्ल के अणु यहां पर काम में आए, और उससे हमें कुल मिलाकर 6 कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति हो गई। साथ में हमें 6 2 8 NaDH2, हम संयोजक अभिक्रिया के 2 NaDH2 हैं वो भी यहीं शामिल कर रहे हैं, तो 2 8 NaDH2 और 2 FADH2 की प्राप्ति हुई। 2 हमें GTP अणु भी मिले थे, और 2 GTP को हम यहाँ पर बराबर मानकर चलेंगे 2 ATP के, तो ये मान सकते हैं कि 2 ATP अणु भी ग्लाइकोक्रेब्स चक्र में प्राप्त हुए। इसके बाद में ETS में 8 और 2 ये 10 NaDH2 प्लस 2 FADH2 ये काम में आए, प्लस 6 ऑक्सीजन ये भी काम में आई। प्रोटॉन जो है वो तो NaDH2 से ही प्राप्त हुए हैं, ये काम में आए, और हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हुए 12 अणु H2O,
6 यहाँ पर खर्च हो गए थे, यानी 6 अणु यहाँ पर माइनस में मान लेते हैं 6H2O। 12 जल के अणु की प्राप्ति हुई प्लस 34 ATP अणुओं की यहाँ पर कुल हमें प्राप्ति हुई। अब इसमें देखें, जो भी अणु अभिकारक और उत्पाद दोनों में है उनको हम काट देंगे। देखें 2 पायरुविक अम्ल के अणु ग्लाइकोलाइसिस में प्राप्त हुए लेकिन क्रेब्स चक्र में खर्च हो गए। 2 NADH2 यहाँ और 8 NADH2 यहाँ, ये तो प्राप्त हुए लेकिन अंत में ये ETS में खर्च हो गए, तो श्वसन में तो ये बने ही नहीं, बीच में इनको मान लेते हैं। 2 FADH2 यहाँ पर बने, यहाँ खर्च हो गए, ये अभी उत्पाद में भी है अभिकारक में भी है, तो इनको काट दिया। बाकी 6 जल के अणु यहाँ पर ये काट दिए और 12 में से 6 जो हैं वो बच गए। अब इस आधार पर हम देखें तो सारांश जो है वो क्या निकला कि 6 टोटल जो इस तरफ बचे वो क्या है, C6H12O6 प्लस और कुछ नहीं बता 6O2, और इस तरफ देखें 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP, कितने 2 2 4 और 34 38, ये अणु हमें यहाँ पर प्राप्त हुए। ये आ गया सारांश इन तीनों का एक साथ, जो एक समीकरण के रूप में हमने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से ये श्वसन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और ETS तीनों को हमने समझा, और किस तरह से अंत में 38 ATP अणु ग्लूकोज के एक अणु के अपघटन से ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्राप्त होते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमने यहाँ पर समझी। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। श्वसन के आगे के जो बचे हुए टॉपिक हैं वो आगे की लाइव क्लासेस में हमें आगे के क्लासों में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।